हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से गांधी युग के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरा है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारा आता है और इसको हम इतना बारीक तरीका से लिखे हैं कि समझ में आ जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन लिखे हैं महात्मा गांधी, जितना हो सके उतना क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में बताते हैं। इसे एक बार शॉर्ट में बताते हैं कि महात्मा गांधी, इन्हें राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता है और आजादी में, भारत का जो आजादी है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे महात्मा गांधी। और यहाँ पर इनका जो है पूरा नाम लिखे हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी का जो पूरा नाम है याद रखना है, मोहनदास करमचंद गांधी। वीडियो के माध्यम से याद भी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और इन्हें महात्मा, यहाँ पर समझना शॉर्ट में लिखे और क्या लिखे वो भी बताते हैं। इन्हें महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। यहाँ शॉर्ट में लिखे, उपाधि नहीं लिखे। इन्हें महात्मा किसने कह के पुकारा था? तो याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता या बापू का उपाधि किसने दिया? तो यहाँ पर लिखे सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता या बापू कह के पुकारा था। अगला आता है केसरी। केसर ए हिंद का उपाधि महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने दिया था और जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा उस समय केसर ए हिंद का उपाधि लौटा देंगे महात्मा गांधी और सर या नाइटहुड का उपाधि लौटा देंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो अंग्रेज ने दिया था, ठीक है ना। वो हम बाद में बताएंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय। और ये क्वेश्चन तो याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखे हैं, भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 1869 को इनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। उस जगह का नाम है गुजरात का पोरबंदर, मतलब गुजरात का पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। फिर लिखे हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम है करमचंद गांधी। करमचंद गांधी इनके पिता का नाम है। बेसिकली याद रखना है कि जब पूरा नाम लिखते हैं करमचंद गांधी तो पिता का ही नाम आता है, ठीक है ना। तो यहां से भी याद रखना है कि इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। और यहां पर लिखे उनकी माता का नाम। उनके माता का नाम था पुतलीबाई। और उनके पत्नी का नाम यहाँ पर, इसके बाद इधर याद रखना, ठीक है। उनके दादाजी का नाम, उनके दादाजी है, उनके दादाजी का नाम था उत्तम चंद्र गांधी। तो महात्मा गांधी का दादाजी सुनना, ठीक है ना, बहुत सारा बुक में लिखा नहीं रहता है। और इनके दादाजी का नाम रहता उत्तम चंद्र गांधी, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी पॉइंट लिखे महात्मा गांधी, बहुत सारा बुक मिलाकर लिखे हैं, बहुत सारा बुक ढूंढकर इतना पॉइंट जुगाड़ किए हैं। तो इसको वीडियो लास्ट तक देखिएगा जरूर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला पॉइंट हम बता रहे हैं पत्नी का नाम। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। जो कस्तूरबा गांधी है इनके पत्नी थी, ठीक है ना। महात्मा गांधी के पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। आज कस्तूरबा के नाम पर बहुत सारा हॉस्टल चलता है, गर्ल्स हॉस्टल। तो कस्तूरबा कौन थी याद रखना है, महात्मा गांधी का पत्नी थी, ठीक है ना। अब लिखे इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास था, ठीक है। अब लिखे 5वां दंतक पुत्र माना जाता है यमुना दास को। राजनीतिक गुरु, ये तो एग्जाम में एकदम आया है। तो यहाँ पर राजनीतिक गुरु को अंडरलाइन रखना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले, तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है पत्रिका कि महात्मा गांधी ने अपना दैनिक पत्रिका किससे शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन से, याद रखना है, इंडियन ओपिनियन उनका साप्ताहिक पत्रिका था, ठीक है। अब आते हैं उनके बुक, मतलब बुक का मतलब शॉर्ट में लिखा है कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया बुक का नाम क्या है। तो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट बुक लिखे हैं। यहाँ पहला नंबर में आता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनका लिखा हुआ किताब है, पुस्तक है। फिर लिखा है यंग इंडिया के बाद याद रखना है हिंद स्वराज को ज्यादा याद रखना है, हिंद स्वराज पूछा जा चुका है। फिर लिखे हैं हरिजन। ये जो 4 बुक है महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है। अब अगला पॉइंट लिखे हैं शिष्या, जो इनके प्रिय शिष्या थे, याद रखना है क्या? शिष्या जो थी मीराबेन याद रखना है। और इसका जो वास्तविक या रियल नेम था मेडेलिन था, याद रखना, ठीक है ना, मेडेलिन। अब अगला पॉइंट लिखे हैं 1888। 1888 में महात्मा गांधी पढ़ाई करने के लिए, मतलब
वकालत या एलएलबी कहेंगे, या इसी को बैरिस्ट्री कहते हैं। बैरिस्ट्री का पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे, जो कि इंग्लैंड का राजधानी है, ठीक है ना। अब यहां पर लिखे हैं कि 1891 में वकील का पढ़ाई करके लौटे भारत और मुंबई राजकोट में वकालत की महात्मा गांधी। फिर इधर लिखे हैं, इधर आगे महात्मा गांधी का नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं कि 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, और वहीं उनको रंगभेद का सामना करना पड़ा, जिसको अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। याद रखना, अफ्रीका में एक सिस्टम था अपार्थाइड सिस्टम, ठीक है ना, उसी को रंगभेद कहते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखे तो ज्यादा याद रखना, ठीक है ना, कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। तो 9 जनवरी, पूरा डेट में है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे। और यहाँ पर अगला पॉइंट लिखे कि गांधी जी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किस देश में किए थे। तो ये क्वेश्चन तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किस देश में किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में। ऐसे सत्याग्रह क्या होता है कि महात्मा गांधी का सोचना है कि रास्ता है, ऐसा रास्ता जिसमें सत्य के प्रति आग्रह किया जाता है, ना कि इसमें हिंसा मारकाट को नकारते हुए, मतलब हिंसा मारकाट नहीं करते हुए सत्य के प्रति लड़ाई करना है, यही है सत्याग्रह। शॉर्ट भाषा में समझे तो यही है, ठीक है ना। ऐसे एकदम डायरेक्ट में समझे तो बोले तो यहाँ महात्मा गांधी का सिस्टम है, जैसे एलवीस यादव का सिस्टम होता है, तो महात्मा गांधी का सिस्टम था सत्याग्रह, मतलब ऐसा लड़ाई जिसमें मारकाट ना हो और सत्य के प्रति लड़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किस देश में किए थे, दक्षिण अफ्रीका में। अब यहाँ लिखे हैं 1916 में महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ मतलब कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहां पर गए हुए थे। तो वहीं पर उनका मुलाकात एक किसान से हुआ, उस किसान का नाम था राजकुमार शुक्ला। और राजकुमार शुक्ला जो है वो चंपारण के किसान थे। वहीं पर समस्या लेकर आएंगे और इसी से कड़ी बाय कड़ी सब जुड़ जाएगा, ठीक है ना। चंपारण आंदोलन, फिर खेड़ा अहमदाबाद, ये सब लगातार आते रहेगा महात्मा गांधी का आंदोलन। तो यहाँ पर याद रखना, चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में। और यह चंपारण से रिलेटेड कुछ बातें लिखे हैं कि यह एक किसान आंदोलन था, और इसमें 3 कठिया मतलब 3/20 एरिया में नील का खेती करना होता था, ठीक है ना। और इसी का न्याय करने के लिए महात्मा गांधी गए थे वहां पर। और अगला पॉइंट लिखे हैं, भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह यही चंपारण आंदोलन था 1917 का, ठीक है ना। अब आते हैं 1918 में महात्मा गांधी का 2 आंदोलन है। 1918 में, इसे याद रखना है, 1918 में महात्मा गांधी के 2 आंदोलन है। एक खेड़ा आंदोलन, और खेड़ा आंदोलन भी एक प्रकार का किसान आंदोलन है। और खेड़ा आंदोलन के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं कि यह आंदोलन जो है गुजरात के खेड़ा नामक जगह पर हुआ था। और इसमें भी किसान क्या होता कि वहां का जमीन उस साल सूखा पड़ गया, और अंग्रेज को आंदोलन करके कह रहा है कि इस साल लगान माफ कर दिए। और इस प्रकार के एक आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी के शामिल होने से लगान माफ कर दिया गया था, ठीक है ना। खेड़ा आंदोलन तो गुजरात के खेड़ा नामक जगह पर हुआ था। और 1918 में गुजरात में ही एक आंदोलन होगा, अहमदाबाद मिल आंदोलन। मिल मतलब फैक्ट्री, ठीक है ना, मिल का मतलब फैक्ट्री। यह एक प्रकार का मजदूर आंदोलन है। और इसमें समझना है कि वहां पर जो फैक्ट्री में आदमी काम कर रहा है, मजदूर काम कर रहा है, वहां पर उन लोग का कहना है कि जब विदेश में आपका सामान वस्तु का दाम बढ़ा तो हम लोग का मजदूरी बढ़ाइए। तो इन लोग 20% मजदूरी बढ़ाने का मांग कर रहा था, किसान लोग मतलब क्या, मजदूर लोग। तो महात्मा गांधी के शामिल होने से इन लोग का मजदूरी 30% बढ़ा। तो यहाँ पर याद रखना 20% मजदूरी बढ़ाने का बात किया गया था, ठीक है ना, किसान के मतलब मजदूर के द्वारा। लेकिन गांधी के शामिल होने पर 30% मजदूरी बढ़ा। और इसी को हम लोग कहते हैं अहमदाबाद मिल आंदोलन। कब हुआ था, 1918 में। इसके बाद हम वीडियो बताते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर महात्मा गांधी का नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। 19 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट आया। ये रोलेक्ट एक्ट क्या है, इसको हम बारीक से समझाते हैं, बढ़िया समझना, ठीक है ना। इतना अच्छा समझना है कि रोलेक्ट एक्ट कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो रोलेक्ट एक्ट में लिखा है कि अंग्रेज का इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था एक दमनकारी कानून, जिसको हम लोग कहते हैं रोलेक्ट एक्ट। और इस एक्ट, यह जो एक्ट है, यह याद रखना कि अंग्रेजी सरकार के विरोधियों, मतलब अंग्रेजी सत्ता, जो अंग्रेजी शासन है, उसके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र करेगा या सभा करेगा तो उसको बिना मुकदमा चलाए 2 साल का जेल हो जाएगा। याद रखना, यहाँ पर नहीं लिखे हैं, तो याद रखना इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को 2
2 साल का जेल हो जाता है, ठीक है ना। और इसे बिना आप इसे काला कानून भी कहते हैं। काला कानून करने का मतलब बहुत ही खराब कानून था। और लिखे हैं इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहते हैं। शॉर्ट में लिखे समझना, इसे बिना अपील, बिना दलील का कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि जेल हो जाने के बाद ना ही अपील होगा, ना ही वकील कोई सुनेगा, ठीक है ना। वकील का कोई सुनेगा तो यहाँ पर इसीलिए इसको काला कानून कहा गया है। किसको? रोलेट एक्ट को। फिर लिखा है इसी एक्ट का विरोध चल रहा था पंजाब में। तो पंजाब में सबसे पहले दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। याद रखना, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया गया था पंजाब से इसी रोलेट एक्ट का विरोध के कारण, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, रोलेट एक्ट के कारण ही एक चीज घटना होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसी से जुड़ा हुआ है। इसको भी समझना एकदम आसान तरीका से कि 19 मार्च 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो पूछ भी सकता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 19 मार्च 1919 को। अब यहाँ पर इसी का बारे में पॉइंट लिखे, बात लिखे शॉर्ट करके कि जालियांवाला बाग है कहां? तो लिखे पंजाब का अमृतसर में। अक्सर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है कि जालियांवाला बाग कहां स्थित है? पंजाब का अमृतसर में। फिर लिखे हैं बैसाखी का मेला के अवसर पर लोग वहां जनसभा कर रहे थे। अब यहाँ बारीक से समझना है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कि बैसाखी का मेला वहां पर लगता है और बैसाखी का मेला के अवसर पर वहां पर याद रखना है कि लोग जनसभा करने लगे कि रोलेट एक्ट क्या है, नहीं है, ठीक है ना। उसका विरोध में सभा करने लगे और लोगों को पता नहीं था कि उस एरिया में रोलेट एक्ट या फिर रोलेट एक्ट के कारण यहाँ पर 2 आदमी अरेस्ट हो गए। फिर वहां पर मार्शल लॉ लग गया था। एक तो रोलेट एक्ट, फिर मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब कहने का मतलब क्या? वहां और भी कड़ा कानून हो गया। तो वहां पर जनरल डायर सेना का टुकड़ी लेकर गए और वहां पर गोली चलवाने का आदेश दे दिया। जनरल डायर याद रखना है। और यहाँ पर थोड़ा और करके लिखिए कि जनरल ओ डायर ने भेजा और ब्रिगेडियर आर डायर ने गोली चलवाया, ठीक है ना। जनरल डायर में भी याद रखना, जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जालियांवाला बाग हत्याकांड का कि इस कांड में लगभग 379 लोग मारे गए। मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेज के अनुसार 379 को व्यक्ति मारे गए थे। और वास्तव में क्या होता? 1000 से अधिक, लगभग 1200 लोग मारे गए थे, ठीक है ना। पर अंग्रेज रिकॉर्ड में कम दिखाया गया था। फिर लिखा है असहयोग आंदोलन, मतलब इस हत्याकांड के कारण गांधी जी को केसर ए हिंद का उपाधि मिला था। तो गांधी जी ने केसर ए हिंद का उपाधि लौटा दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर या नाइटहुड का उपाधि लौटा दिया। याद रखना, ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ चुका है। इस बार दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन आया था कि सर या नाइटहुड का उपाधि किसने लौटाया था? तो याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अगला पॉइंट में लिखे हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का जांच के लिए हंटर आयोग आया था। याद रखना हंटर आयोग, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का जांच करने के लिए हंटर आयोग कब आया था? 1919 में ही आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखे 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक शॉर्ट पॉइंट याद रखना है कि इसमें एक बच्चा बच निकला था। उस बच्चा का नाम था उधम सिंह जनरल डायर को 1940 में मार देंगे। याद रखना उधम सिंह जो है एक बच्चा है जो कि बच निकला था। और ये जो बच्चा है आगे चलकर तो यहां नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि इस हत्याकांड के कारण, मतलब जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस कारण गांधी जी ने केसर ए हिंद का उपाधि लौटा दिया। यहाँ कहने का मतलब समझना है कि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद का उपाधि दिया था, पर इस दर्दनाक कांड के कारण महात्मा गांधी ने उपाधि को लौटा दिया अंग्रेज को। तो महात्मा गांधी ने कौन सा उपाधि लौटाया? केसर ए हिंद का। फिर अगला पॉइंट लिखे रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर या नाइटहुड का उपाधि लौटा दिया। कहने का मतलब यह समझना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा उपाधि लौटा दिया इस कांड के कारण? याद रखना सर या नाइटहुड का। ये एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस का एग्जाम में पूछा भी था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में सर या नाइटहुड का उपाधि लौटाने वाला कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखना, ठीक है।
अब आते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट, जांच। जांच के लिए मतलब एक आयोग आया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक आयोग कमेटी आया था, तो याद रखना हंटर आयोग। हंटर आयोग कब आया था याद रखना, जालियांवाला बाग हत्याकांड में। बहुत ही कम बुक में लिखा रहता है तो याद रखना है हंटर आयोग आया था। अब यहां पर एक साइड में पॉइंट लिखे हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक बच्चा बच गया था जिसका नाम है उधम सिंह। याद रखना है उधम सिंह ने प्रण लिया था कि जनरल डायर को मारेंगे और 1940 में, याद रखना डेट 1940 में जनरल डायर को मार दिया था। यहां पर समझना फिर से, एक बच्चा उधम सिंह जिसने जनरल डायर को मारा था 1940 में मार दिया था, याद रखना, ठीक है ना, 1940 में। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं 1919 को खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन को समझाते बढ़िया समझना, खिलाफत आंदोलन शुरू कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, तो यहां लिखे 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ और खिलाफत आंदोलन का नेता है अली बंधु। दो भाई है मोहम्मद अली और शौकत अली। तो यहां पर इसको समझाते हुए बढ़िया से कि जो खिलाफत आंदोलन है इसका शुरुआत कैसे हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की का हार हुआ। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध है तो तुर्की का इंग्लैंड वाला का लड़ाई हो रहा था, तो तुर्की हार गया और तुर्की हार गया तो वहां पर अंग्रेजों ने घोषित किया कि यहाँ पर मुस्लिम जगत में अब कोई नेता नहीं रहेगा। आध्यात्मिक नेता खलीफा का जो पद होता है उसको खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। जैसे भारत में राजा सिस्टम को रद्द कर दिया, तो उसी तरह वहां पर मुस्लिम जगत का जो नेता है, आध्यात्मिक नेता, उसको खलीफा कहते हैं, उसका पद को रद्द कर दिया। और मुस्लिम में क्या था कि वहां पर रद्द कर दिया मुस्लिम जगत का नेता को, आध्यात्मिक नेता को जो खलीफा का पद है। तो यहाँ पर विरोध जताने के लिए याद रखना अली बंधु नामक दो भाइयों ने एक खिलाफत संगठन बनाया, एक टीम बनाया अंग्रेज से विरोध करने के लिए, और वही विरोध आंदोलन के रूप में, खिलाफत आंदोलन के रूप में जाना जाता है। और इनका जो नेता है अली बंधु है, कहने का मतलब क्या, मोहम्मद अली और शौकत अली। यही आगे चलकर असहयोग में सहायता करेंगे और असहयोग में विलीन हो जाएगा, तो याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद इधर पॉइंट बताते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर बताते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में गांधी जी का। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। बहुत ही शॉर्ट तरीका से लिखे तो समझना पड़ेगा यहाँ पर कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और असहयोग आंदोलन के बारे में बातें लिखे हैं, एकदम शॉर्ट करके लिखे हैं, ठीक है। यहाँ लिखे हैं पहला पॉइंट कि असहयोग का मतलब क्या होता है, ये आंदोलन क्या होता है। पहले अपने से बताते हैं कि असहयोग का मतलब ये होता है अंग्रेज का सहयोग नहीं करना, मतलब अंग्रेज का सहयोग नहीं करना। इसके लिए सरकारी नौकरी त्याग, विदेशी वस्तु बहिष्कार आदि चीजों का बात कहा गया था। मतलब सरकारी जो गवर्नमेंट वाला स्कूल है, कॉलेज है, सरकारी नौकरी जितना भी, सबका बहिष्कार का बात कहा गया था और स्वदेशी अपनाने का बात कहा गया था। इसके लिए लाला लाजपत राय ने 20 लाख चरखा बंटवाया था ताकि आदमी स्वदेशी अपनाए, स्वदेशी पर निर्भर रहे, ठीक है ना। और इन जो असहयोग आंदोलन आने का कारण रहा है, तो यहाँ पर हम इतना कारण लिखे हैं, समझना, रोलैक्ट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और अंग्रेज का बढ़ता शोषण, यही सब कारण रहा कि असहयोग आंदोलन आया, ठीक है। अब लिखे हैं कि असहयोग आंदोलन असफल हो गया। असफल क्यों हुआ इसका भी कारण लिखे, समझना। असफल होने के कारण है सबसे बड़ा कि चोरी चोरा कांड हत्याकांड हो गया था और भारत की स्थिति भारत की स्थिति बहुत ही खराब हो गया था, क्योंकि जो विदेशी वस्तु होता था सस्ता पड़ता था और भारत का जो वस्तु होता महंगा पड़ता था और भारत की स्थिति बदतर होते चला गया, क्योंकि शिक्षा भी बंद, स्कूल कॉलेज भी बंद, तो बहुत दिन तक बंद होने के कारण स्थिति भी खराब होने लगा और विदेशी वस्तु सस्ता होता था और स्वदेशी महंगा होता था, जिस कारण धीरे धीरे क्या हो गया, असहयोग असफल हो गया, ठीक है ना। और इसका सबसे बड़ा फैक्टर याद रखना है, चोरी चोरा कांड हत्याकांड हो गया था। अब यहाँ पर लिखे हैं चोरी चोरा कांड के बारे में कि 5 फरवरी 1922 को, ये सब डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बढ़िया से याद रखना है, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा हत्याकांड हुआ। अब चोरी चोरा हत्याकांड के बारे में समझाते हैं, इसमें क्या होता है। लिखे हैं कि यूपी का चोरी चोरा कहां स्थित है, तो यूपी का गोरखपुर में स्थित है। कभी यही पूछा जाता है कि चोरी चोरा नामक जगह कहां है, तो यूपी का गोरखपुर में है। और चोरी चोरा कांड में क्या हुआ ना, 22 पुलिस कर्मी को जिंदा जला दिया गया। इसको बढ़िया से समझते हैं।
सबसे पहले कि चोरी चोरा जो कांड है ना, इसमें क्या हो, सबसे पहले असहयोग आंदोलन के टाइम में, असहयोग आंदोलन के टाइम में याद रखना है कि यूपी में असहयोग का पूरा कपड़ा तपड़ा जला रहा था, विदेशी वस्तु बहिष्कार का ये हो रहा था। उस टाइम अंग्रेज पुलिस जो है लाठीचार्ज कर दिया भारतीयों पर। और चूंकि हम लोग जानते करते हैं यूपी का जो लोग है वो लोग मानता नहीं है, पुलिस पर ही लाठीचार्ज कर दिया, मारपीट हो गया, दंगा जैसा हो गया। और दंगा जैसा होने के कारण वहां पर जितना भी लोग था सबको पुलिस अरेस्ट करके जेल ले आया। और वहीं पर आदमी लोग क्या किया, जेल थाना को तोड़ के आग जला के 22 पुलिस कर्मी को मार दिया और वहां का जितना भारतीय था उसको छुड़ा लिया। तो 22 पुलिस कर्मी को वहां जिंदा जला दिया गया था। इसी कांड को याद रखना चोरी चोरा हत्याकांड कहा गया था। फिर लिखे इस हत्याकांड के कारण 5 फरवरी शुरू हुआ, चोरी चोरा कांड हुआ और 12 फरवरी 1922 को असहयोग स्थगित हो गया। तो आगे बताते हैं 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा हत्याकांड, मतलब 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा हत्याकांड हुआ। और इसके बारे में कुछ बातें लिखे हैं, इसको समझना है कि चोरी चोरा वास्तव में है कहां। कभी कभी यही वाला पूछा जाता है चोरी चोरा कहां है, तो यूपी का गोरखपुर जगह पर है, यूपी का गोरखपुर में। और इसमें क्या हुआ इसके बारे में बताते हैं कि सबसे पहले चोरी चोरा कांड जो है ये असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है। असहयोग आंदोलन में विदेशी स्वदेशी अपनाना, विदेशी का बहिष्कार, कपड़ा जलाने के बाद था। तो यूपी का एक जगह है, यूपी में कुछ लोग क्या कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे, कपड़ा जला रहे थे विदेशी वस्तु जमा करके। तो वहां पर अंग्रेज सेना जो है, पुलिस जो है वहां पर जाके लाठीचार्ज कर दिए। और चूंकि जानबे करते हैं कि जो यूपी का लोग होता है या यूपी वाले होते हैं ये किसी से डरते नहीं, एक शुरू से किसी से नहीं डरते हैं और उन लोग पुलिस पर ही लाठीचार्ज कर दिए। और यूपी जानबे करते हैं कि यूपी का लोग, उन लोग का चाचा विधायक भी होते हैं और इसलिए इन लोग कभी डरते किसी से नहीं। और वहां पर लड़ाई हो गया और लड़ाई होने के कारण पुलिस जो है, अंग्रेज पुलिस उन लोग को जेल में डाल दिए। किन लोग को, यूपी का जो व्यक्ति लोग है उन लोग को जेल में डाल दिए। अब यूपी मानने वाला है नहीं, यूपी का लोग, उन लोग पुलिस थाना को गया, आग लगा दिया और पुलिस थाना को जलाकर आग लगा दिया और 22 पुलिसकर्मी वहां पर जिंदा जल गए। याद रखना 22 पुलिसकर्मी। फिर लिखे हैं चोरी चोरा हत्याकांड होने के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग स्थगित हो गया, मतलब जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे वो स्थगित। तो स्टूडेंट्स इसके बाद साइमन कमीशन के बारे में बताते हैं कि जो साइमन कमीशन है इससे क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखे हैं 3 फरवरी 1928, मतलब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। यहाँ लिखे नहीं, समझना, ठीक है ना। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन इसका जो गठन हुआ था 1927 में हुआ था, याद रखना, ठीक है ना। इसका गठन 1927 में हुआ था। बहुत सारा बुक में इसका याद कर लेना, ठीक है ना। गलत दिया रहता है कि 1927 में आया है, लेकिन 1927 में गठन हुआ, 1928 में भारत आए, माने भारत जो है साइमन कमीशन भारत आया था। और यह लिखे थे कि भारत में जांच पड़ताल के लिए, मतलब भारत में इतना उथल पुथल हो गया, ठीक है ना, चोरी चोरा हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, सब चीज का जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग कमीशन इंग्लैंड से भारत आया, उसी का नाम था साइमन कमीशन। और फिर लिखे कि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे और सदस्यों की संख्या 7 थी। याद रखना है कुल अंग्रेज सदस्यों की संख्या कितनी थी साइमन कमीशन में, 7, ठीक है। फिर लिखे हैं कि एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इसको हम लोग भारत में काला झंडा दिखाएं और साइमन गो बैक का नारा लगाकर इसको दुत्कारे, मतलब करने का मतलब क्या, साइमन गो बैक करके इसको हम लोग वापस जाने का नारा दे रहे थे, ठीक है ना। साइमन गो बैक का नारा याद रखना इसी टाइम दिया गया था 1928 में, क्योंकि इसमें सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। फिर लिखा कि इसमें साइमन गो बैक का नारा में लाला लाजपत राय को लाठी से मार दिया गया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद बताते हैं 1928 में और क्या हुआ है ना, 1928 में बरदोली सत्याग्रह हुआ था। ये बरदोली सत्याग्रह होता क्या होता है समझाते हैं, समझना। जिस तरह खेड़ा आंदोलन एक किसान आंदोलन था गुजरात में, उसी तरह गुजरात का एक किसान आंदोलन था खेड़ा आंदोलन। ये भी सूखा और लगान से ही संबंधित है। तो याद रखना शॉर्ट में बरदोली सत्याग्रह कब हुआ, 1928 में, यह गुजरात के बरदोली नामक जगह पर हुआ था और यह भी एक प्रकार का किसान आंदोलन है, ठीक है। अब आते हैं 1930 में क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानेंगे। सविनय अवज्ञा, सबसे पहले अवज्ञा का मतलब यह होता है आज्ञा ना मानना,
मतलब अंग्रेज जो भी नियम कानून हम लोग को बना के रख दिए हैं उसको नहीं मानेंगे तो अवज्ञा कहलाएगा। और इसको शुरुआत की थी गांधी जी ने 1900। अवज्ञा का अर्थ लिख दिए कि अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा ना मानना या नियम तोड़ना, शॉर्ट तरीका से लिख दिए। फिर लिखे 12 मार्च, इसके लिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी नामक तट तक, समुद्री एक तट, दांडी एक तट है, ठीक है, जगह भी है, और वहां पर पैदल यात्रा करके नमक बनाकर नियम तोड़े। और महात्मा गांधी इसलिए कहते नमक कानून तोड़े, नमक बनाकर नियम तोड़े थे, ठीक है ना। और यहाँ लिखे इसके लिए 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक पैदल यात्रा की। यहाँ लिख दिए साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में पड़ता है से दांडी नामक तट तक, ठीक है। अब लिखे हैं वहां पर जाकर नियम माने क्या, नमक बनाकर नियम तोड़े, ठीक है, गांधी जी। अब फिर लिखे इसमें 240 मील तय किए जो कि 24 दिन लगा। 240 में जीरो काट देंगे तो 24 आ जाएगा, याद रखना है। तो 240 मील, इसको किलोमीटर देखें तो 365, ठीक है। फिर लिखे कि इसमें अनुयायी 78 अनुयायी के साथ पैदल यात्रा किए थे। 78 अनुयायी का मतलब होता है फॉलोअर, और फॉलोअर तो आजकल ज्यादा ही समझ में आता है कि गांधी का 78 को फॉलोअर थे उस समय जब नमक यात्रा के लिए निकले थे। फिर लिखे हैं कुछ साइड का छोटा पॉइंट है, याद रखना है 1929 और 1916 जो कि पहले लिखना था, यहां लिख दिए हैं। 1929 में क्या हुआ था कि लाहौर अधिवेशन मतलब कांग्रेस का लाहौर में एक सम्मेलन हुआ था, उसको लाहौर अधिवेशन कहते हैं। और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी समय पूर्ण स्वराज का मांग किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह अधिवेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, लाहौर अधिवेशन की पूर्ण स्वराज का मांग सबसे पहले किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है ना, याद रखना है। अब आता है 1916 में होम रूल आंदोलन, ये भी पूछा जाता है, यहां लिख दिए हैं, पहले ही लिखना था बाद में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। होम रूल आंदोलन जो है ना, याद रखना है शासन से संबंधित था कि हम लोग को शासन में भागीदारी से संबंधित, ठीक है। और इसका जो चलाने वाले नेता थे, याद रखना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, जिसमें से याद रखना बाल गंगाधर तिलक उस समय नारा भी दिए थे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर ही रहेंगे। तो होम रूल आंदोलन कब चला गया था, 1916 में। फिर इसके बाद इधर बताते हैं गोलमेज सम्मेलन, जो 3 गोलमेज सम्मेलन होगा, मतलब साइमन कमीशन यहां से जो रिपोर्ट लेकर इंग्लैंड गए, इससे 3 गोलमेज मीटिंग बुलाई, सम्मेलन। और यहां पर 3 गोलमेज सम्मेलन में याद रखना 1930, 1931, 1932, मतलब तीनों डेट लगातार है, याद रह जाएगा। 31, 32, 33 नहीं, 30, 31, 32, 1930, 1931, 1932 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और यहां पर पहला गोलमेज सम्मेलन से संबंधित कुछ बातें लिखे एकदम शॉर्ट में कि पहला जो गोलमेज सम्मेलन है याद रखना 1930 में हुआ था, और इसका पूरा डेट 12 दिसंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन। इसमें सदस्य जो भाग लिए थे तो सदस्यों की संख्या 89 मतलब 89 था, याद रखना है। और इसमें याद रखना कि इसमें कांग्रेस बहिष्कार किया पहला गोलमेज सम्मेलन का, लेकिन कुछ भारतीय जो भाग लिए थे जैसे कि अंबेडकर, तेज बहादुर और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना, इन लोग पहला कांग्रेस सम्मेलन में मतलब पहला जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिए थे। तो एक क्वेश्चन साइड में याद भी रखना, ऐसे लिखे भी है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे, तो याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर। अगला पॉइंट आते हैं कि जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहां लिखे हैं मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और भारत का उस समय वाइसराय थे लॉर्ड इरविन। और इसी में लिखे हैं कि कांग्रेस जब बहिष्कार किया तो 5 मार्च 1931 को गांधी और यहाँ का वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच क्या होता है, समझौता होता है, इसी का नाम रहता है गांधी इरविन समझौता। फिर आते हैं 1931 मतलब दूसरा गोलमेज सम्मेलन के बारे में। यहाँ लिखे 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और इसमें सदस्यों की संख्या याद रखना है 107 सदस्यों की संख्या था। और फिर लिखे कि इसमें कांग्रेस हिस्सा लिया था। शॉर्ट पॉइंट को याद रखना है कि इसमें कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, एग्जाम के व्यू से, ठीक है ना। फिर लिखे कि इसमें महिला गांधी जी शामिल थे, महिला सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, महिला जो है इसमें से भाग लेते, याद रखना है, ठीक है ना। जो महिला भाग लेते सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट। अब आते हैं
याद रखना 1932 तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, यहाँ जगह कम होने के कारण पॉइंट सब शॉर्ट भी कर दिए हैं क्योंकि जगह कम पड़ जा रहा था, ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट कर दिए, इसको समझा के ही ये करेंगे, ठीक है ना, तो पॉइंट को भी कम कर दिए, समझना है। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और लिखे 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। और इसमें पॉइंट कम कर दिए, लिखे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था, तो अंबेडकर और तेज बहादुर। फिर यहाँ पर लिखे साइड में थोड़ा लिख दिए हैं 1932 में भारत में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट याद रखना कि पूना पैक्ट, पैक्ट का मतलब होता है समझौता, मतलब 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था, उसी को पूना समझौता कहते हैं, 1932 में हुआ था। और समझौता किस लिए हुआ था ना, दलित का निर्वाचन और आरक्षण से संबंधित एक मीटिंग हुआ था, ठीक है ना, किसके बीच, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 1932 में, इसी को पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है। फिर लिखे 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में महात्मा गांधी का लास्ट एक आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन, जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन में पूरा भारत जाग जाता है, पूरा भारत का नागरिक जाग जाता है, जनजाति सब पूरा। इसी समय गांधी जी ने नारा भी दिए थे, करो या मरो, हिट लेके खेलने बोल रहे थे कि अब जो होगा सो होगा, अब अंग्रेज को भारत छोड़ना होगा। और इस समय हम बता भी रहे कि दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा था, और दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, याद रखना कि जापान का सेना, यहाँ पर जापान का सेना का खतरा मंडरा रहा था, ठीक है ना, तो अंग्रेज तो जाएगा ही जाएगा, उसका दुश्मनी के चलते भारतीयों को भी नुकसान। तो उस समय पूरा भारत पूरा जाग गया और महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए और आंदोलन छेड़ दिए। और इस आंदोलन में क्या हुआ, जितना भी बड़े बड़े देश के नेता सबको जेल में बंदी बना लिया गया, और इस प्रकार और लोग के शामिल होने से पूरा जेल फुल हो गया, पूरा जेल भर गया। और जेल भरने के बाद अंग्रेज को समझ नहीं आने लगा क्या करे नहीं करे, ठीक है ना, तो मैन नेता को पूरा बरगलाने फुसलाने लगे कि तुम लोग को ये देंगे, पैसा देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन गांधी जी का कहना था अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा, ठीक है ना। और 1942 में याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन में पॉइंट लिखे कि 8 अगस्त को मुंबई में बैठक में पारित हुआ कि 8 अगस्त में भारत छोड़ो शुरू करना है, और 9 अगस्त से क्या था इसका शुरुआत होता है। फिर लिखे गांधी का नारा, और उसी समय इंग्लैंड से एक समझाने बुझाने के लिए एक मिशन योजना आया, क्रिप्स मिशन योजना। जगह कम होने का शॉर्ट लिखे 1942 में क्रिप्स मिशन योजना आया। एग्जाम में यहाँ जितना लिखे सब पूछा है कि क्रिप्स मिशन योजना भारत कब आया, 1942 में। फिर लिखे अगला पॉइंट 1940 में पहली बार पाकिस्तान का मांग किया गया था, ठीक है ना, मुस्लिम लीग के द्वारा। यहाँ पर याद रखना लाहौर में एक मीटिंग हुआ था, लाहौर अधिवेशन, तो लाहौर का एक मीटिंग हुआ था कांग्रेस का 1940 में। तो उस समय याद रखना है क्या कि पहली बार पाकिस्तान का मांग किया गया था। इस बार एग्जाम में पूछा भी था एमटीएस में कि पहली बार पाकिस्तान का मांग कब किया गया, 1940। अब आते हैं 1945 में। 1945 में एक योजना है बेबेल योजना, याद रखना है या सुन लेना, ठीक है ना, बेबेल योजना है 1945 में। ये योजना क्या कहना है, इस योजना का कहना है कि हम लोग भारत को आजाद करेंगे, परंतु एक अधिकारी जो मैन अधिकारी होगा सेना का वो रहेगा अंग्रेज ही अधिकारी रहेगा, ठीक है ना, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन हम लोग का वाइसरॉय रह गए थे अंग्रेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बाद समझना है 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन योजना आया। इंग्लैंड से कैबिनेट मिशन योजना, शॉर्ट कर दिए कैबिनेट मिशन योजना, जिसके तहत भारत में संविधान सभा का गठन होता है, संविधान बनाएंगे, ठीक है ना। और संविधान का पॉलिटिक्स का अलग से वीडियो रहेगा, उसमें सब की सब डिटेल बताएंगे, ठीक है ना, संविधान में क्या होता है सब। फिर लिखा 1947 में माउंटबेटन योजना आया। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन हम लोग का वाइसराय थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन हम लोग का याद रखना कि लॉर्ड माउंटबेटन का समय में माउंटबेटन योजना आया। और इसी योजना के तहत, या जगह नहीं होने का नहीं लिखे समझना, इसी योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। इस योजना का कहना है, यहां पर समझना थोड़ा स्लो बताते, ठीक है ना, कि कैबिनेट मिशन योजना हम लोग का संविधान बन रहा है। अब अंग्रेज यहां पर कूटनीति से क्या किया, हिंदू मुसलमान में जंग छिड़ दिया, क्योंकि यहां पर बताया मुसलमान जगत में एक अच्छा नेता मिल गया जिन्ना, तो उन लोग को भड़काया कि तुम लोग भारत से नहीं रहना, तुम लोग अलग संविधान का मांग करना, अलग स्वराज का, ठीक है ना। तो उस समय दंगा जैसा छिड़ गया और
1947 में एक मिशन योजना आया, इसका कहना कि भारत का समस्या का मूल समाधान है विभाजन। और इसी मिशन के तहत माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। तो भारत का विभाजन किस मिशन योजना में हुआ? माउंटबेटन योजना 1947। फुल डेट याद रखना 3 जून 1947। 3 जून 1947 यहां लिख देते हैं, ठीक है ना। 3 जून 1947, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया। और माउंटबेटन योजना के तहत 14 अगस्त को सबसे पहले पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। और पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री है और गवर्नर है उसको समझना है, ठीक है ना। तो पहला प्रधानमंत्री वहां पर बनते हैं, याद रखना है, लियाकत अली। और प्रधानमंत्री लियाकत अली बनते हैं और जो गवर्नर होता है मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं, ठीक है। और भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत का पहला प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहां पर राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति यहां का बनते हैं, याद रखना है, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत क्या होता? भारत का विभाजन हुआ, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का गठन हुआ। और यहां समझना है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान पहले आजाद हुआ, उसके बाद 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। पाकिस्तान मतलब गठन हुआ पाकिस्तान का, ठीक है ना। और पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री याद रखना लियाकत अली, और पहला जो गवर्नर बना मोहम्मद अली जिन्ना। और उसी तरह भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और पहला जो हम लोग का गवर्नर थे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर समझना है कि अगला जो पॉइंट है यहां पर कि 30 जनवरी 1948 नहीं, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को याद रखना नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी का हत्या किया जाता है। मतलब 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को दिल्ली का बिरला हाउस में गोली मार दिया था, और गोली मारकर हत्या कर दिया। तो महात्मा गांधी याद रखना 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा मार दिया जाता है गोली, ठीक है। और अगला नेक्स्ट पॉइंट याद लिखे, याद रखना है कि महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट है, ठीक है ना। और यहीं पर महात्मा गांधी से संबंधित सारा पॉइंट खत्म होता है। और आशा करते हैं कि सारा समझ में आ गया होगा महात्मा गांधी से संबंधित, और इससे जितना भी महापुरुष है इसके बारे में हम और भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।